पपिक, क्लास लगभग शुरू होने वाली है। हाँ तो आप कम से कम टाइम पर पहुंच जाइए ना मिस्टर मर्फी। उन बच्चों के इस मजाक करने के बाद सारे लोग हंसने लगे, जबकि टीचर चुपचाप चले गए। पपिक्स उसकी बेशरम हरकतों से उन्हें अब कोई आश्चर्य नहीं लगता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई कि लड़का बेहतरी के लिए बदल जाएगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इनवाइट किए जाने के बावजूद मिस्टर मर्फी ने शहर के सबसे खराब स्कूलों में से एक में काम किया, और ये सिर्फ उनका जुनून ही था। उन्होंने मुश्किल और बदमाश बच्चों वाले इस स्कूल को चुनने का फैसला किया। उनके लिए पढ़ाई करना काफी ज्यादा मुश्किल था। उनके सभी स्टूडेंट्स बेकार परिवारों में से थे और कभी कभी भूखे, पीटे हुए या गंदे होकर स्कूल जाते थे, यानी कि उन बच्चों के घर वाले उन्हें नालायक समझते थे। टीचर को उनके लिए बहुत ही अफसोस महसूस होता था। उन्होंने उन्हें दोपहर के खाने के लिए पैसे देने, उनके कपड़े साफ करने में मदद करने और उन्हें किसी भी झगड़े में ना पड़ने के लिए उन्हें तैयार करने की कोशिश की। एक बार उनका एक स्टूडेंट मार्टुश केवल एक टी शर्ट में तेज बारिश के बीच स्कूल तक पैदल चला गया। लड़के ने कहा कि उनके पास जो एकमात्र जैकेट थी वो फट गई है और उसके पास कोई और कपड़ा नहीं है। मिस्टर मर्फी को उस पर दया आ गई। वो लड़के को लेकर दुकान पर गए और वो दयालु टीचर ने उसके स्टूडेंट के लिए एक नई जैकेट खरीदी। मिस्टर मर्फी के साथ काम करने वाले अक्सर उनके काइंडनेस पर हंसते थे और कहते थे कि ये बदमाश शरारती बच्चे कभी भी उनकी देखभाल की सराहना नहीं करेंगे, लेकिन उस आदमी ने वास्तव में किसी की नहीं सुनी और सिर्फ अच्छे काम करते रहे। बच्चों, क्या किसी को पता है कि आराश स्कूल क्यों नहीं आ रहा? किसी ने जवाब नहीं दिया। उन बच्चों में सच बोलना आम बात नहीं था। वे हमेशा झूठ बोला करते थे। इसलिए जैसे ही क्लासेस खत्म हुई, टीचर ये पता लगाने गए कि उनका स्टूडेंट क्लासेस क्यों छोड़ रहा है। आराश का परिवार एक बंक हाउस में रहता था। खिड़की से तेज म्यूजिक और गाली गलौज की आवाज आ रही थी। नशे में धुत लड़कों ने और पिता ने दरवाजा खोला। गुड आफ्टरनून, मैं अमराश का टीचर हूँ। नमस्ते, आप क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता था कि आपका बेटा ये वहाँ पर लेटा हुआ है। उस आदमी ने कमरे की ओर इशारा किया और अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए वापस रसोई में लौट आया। मिस्टर मर्फी ने दरवाजा खोला और अंदर देखते ही वो काफी ज्यादा चौंक गए। आराश पूरी तरह से पीटा हुआ और अपने गंदे लिनेन पर लेटा हुआ था। उस लड़के ने उनसे कहा कि वो बहुत ज्यादा भूखा था। उसने मेज से अपने पिता के सॉसेस का एक टुकड़ा चुरा लिया था। उस आदमी ने इसे देखा और अपने बेटे को अपनी मुट्ठी से सबक सिखाने का फैसला किया और उसे खूब मारा। उस टीचर ने ऐसे बुरे हरकत के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा। वो एक लापरवाह माता पिता जो शराबी हैं, उनसे बात करने के लिए रसोई में दौड़ा। उन पियक्कड़ों ने अपने बचाव में उनसे झगड़ने लगे और टीचर ने भी अपने बचाव के लिए सभी एक्शंस लिए। लड़ाई करने वाले काफी जिद्दी थे, लेकिन टीचर उसे हराने में कामयाब रहे। लड़के के पिता माफी मांगने लगे और कसम खाने लगे कि वो अब से सब कुछ ठीक कर देंगे। अगले दिन मिस्टर मर्फी बहुत अच्छे मूड में स्कूल जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपने स्टूडेंट बॉब रैग को फार्मेसी से बाहर भागते हुए देखा। एक सेल्स वुमेन उसका पीछा कर रही थी। ठीक उसी वक्त एक पेट्रोल कार कोने से गुजरी। पुलिस को तुरंत एहसास हुआ कि लड़के ने अपराध किया है। उन्होंने तुरंत अपनी कार को चोर की तरफ ले गए और उन्होंने उस चोर का रास्ता रोक दिया और तुरंत उसे पकड़ लिया। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे, लेकिन मिस्टर मर्फी बचाव में आए। उसने ऑफिसर्स को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें इस बच्चे को जाने देना होगा और वो अपने स्टूडेंट के लिए उनसे माफी मांगता है और उसे चोरी से छुड़ाने का वादा करता है। पुलिस वाले छोटे मोटे मामलों से परेशान होना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुशी से बॉब रैग को उसके हाथों में सौंप दिया। क्लास के रास्ते में बॉब रैग ने अपने टीचर को बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उनके पास कोई दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार में अफगानिस्तान से आए शरणार्थी शामिल थे और उनका परिवार काफी गरीब था। इसलिए लड़के ने उसके लिए इसे चुराने का फैसला किया। पूरे दिन मिस्टर मर्फी बॉब रैग के परिवार और उसकी बीमार माँ के बारे में सोचते रहे और जैसे ही क्लासेस खत्म हुई, उसने लड़के को बुलाया और वे एक साथ फार्मेसी में गए। उन्होंने अपने आखिरी पैसे खर्च करके बॉब रैग की माँ के लिए महंगी दवाएं खरीदी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ जल्द ही बेहतर हो जाएगी। लड़के ने अपने टीचर को दिल से शुक्रिया किया और फिर घर चला गया। मिस्टर मर्फी अपने हर एक स्टूडेंट की परवाह करते थे, खासकर पपिक की। लड़का लगातार वहां के आवारा गुंडों के साथ स्कूल के पीछे घूमता रहता था। उन लोगों ने उस बच्चे को गाली देना, लड़ना और चोरी करना सिखाया। ठगों में से एक ने पपिक को दिखाया कि कैसे बिना ध्यान दिए किसी की जेब से बटुआ निकाला जा सकता है।
और दूसरे ने उसे सिखाया कि खाना कैसे चुराया जा सकता है। एक दिन टीचर उन लोगों से काफी ज्यादा तंग आ गए और उसने इन लोगों को भगाने का फैसला किया, लेकिन सबसे ढीठ लड़के ने चाकू निकाल लिया और मिस्टर मर्फी को उनके सामने झुकना पड़ा। जैसा कि उन्हें एहसास हुआ वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। इस बार वो पूरी रात स्कूल में रुके और सोचते रहे कि किस तरह वो इन शैतानों को स्कूल के मैदान में इकट्ठा होने से रोक सकेंगे। उन्होंने रात भर अपनी योजना बनाई। सुबह उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि वे मिलकर खेल के मैदान को सजाएंगे और उस मैदान को और भी बेहतर बनाएंगे, लेकिन बाद में बच्चों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मिस्टर मर्फी को ये काफी बुरा लगा। उन्होंने सब कुछ खुद से ही करने का फैसला किया। उनके स्टूडेंट्स उन्हें खिड़की से बाहर कूड़ा साफ करते हुए देख रहे थे। मिस्टर मर्फी ने मेरे परिवार की मदद की। उसने मेरी माँ के लिए जरूरी दवाएं खरीदी। उसने तुम्हारी भी मदद की अर्श। उन्हीं की वजह से तुम्हारे पिता अब तुम्हें नहीं मारते हैं। और तुम भी माटुश, तुम हमारे टीचर की बदौलत ये स्कूल जैकेट पहन रहे हो, है कि नहीं? पूरे क्लास ने ये बात मानी और वे सब मिस्टर मर्फी की मदद करने के लिए निकल पड़े। लेकिन पपिक को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अपने टीचर और उनके सभी लेक्चर्स से काफी परेशान था और उसे उनसे काफी नफरत थी। लोगों ने मिलकर काम किया और जल्दी जल्दी कूड़े से छुटकारा पाने और पंखों को रंगने में कामयाब रहे। टीचर ने पुराने बेकार चीजों का इस्तेमाल करके अलग अलग फिटनेस डिवाइसेस बनाए। उन्होंने खेल के मैदान के चारों ओर कुछ पेड़ और फूल लगाए, अलग अलग तरह के पत्थर के रास्ते बनाए और बेंचें लगाई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लोग इकट्ठे होकर काफी ज्यादा खुश थे। दोस्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सचमुच उनके स्कूल का फील्ड हो सकता है? अब वे अपना सारा खाली वक्त मिस्टर मर्फी के साथ ही यहीं बिता रहे थे। जहां तक उन आवारा लोगों का सवाल है, वे इस बात से काफी नाखुश थे कि उनकी पसंदीदा जगह छीन ली गई और उन्होंने खेल के मैदान को नष्ट करने का फैसला किया। उसी शाम मिस्टर मर्फी स्कूल में देर तक रुके। बाहर पहले से ही अंधेरा था और वो घर जाना चाहते थे। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर खिड़की के पास गए और देखा कि वे बेवकूफ लोग उनके बनाए हुए चीजों को तबाह कर रहे हैं, फूलों की क्यारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कूड़ेदानों में आग लगा रहे हैं। टीचर ने पुलिस बुला ली। जब पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे तो मिस्टर मर्फी ने भी हिरासत में भाग लिया। पुलिस उन लड़कों को पकड़ने के लिए तेजी से आगे आई। उन आवारा लड़कों ने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लड़ाई हार गए। रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे शहर को एक नए पक्ष और बहादुर टीचर के बारे में पता चला। उन्होंने रिपोर्टर से कहा, मैं तो सिर्फ इस दुनिया को थोड़ा और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। शहर के मेयर ने टीचर के बारे में कहानी का कवरेज देखा। मिस्टर मर्फी को मेयर के ऑफिस में इनवाइट किया गया और उन्हें टीचर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। उस व्यक्ति को मेयर से पुरस्कार मिला और उसके क्लास को ढेर सारे नए लैपटॉप्स गिफ्ट में दिए गए। हमें उससे बदला लेना ही होगा। वो कमजोर बच्चे लैपटॉप चलाने में बिजी थे। सभी को बहुत मन लग रहा था। उन्होंने कंप्यूटर साइंस की जानकारी लेनी शुरू की और खुद के गेम को बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच पपिक्स आखिरी डेस्क पर बैठ गया और अपने पुराने दोस्तों और टीचर को नफरत की नजर से देखने लगा। क्लास के बाद सभी लोग खेल के मैदान में गए। सभी काफी खुश नजर आ रहे थे। टीचर ने उन्हें कसरत के कुछ दावपेच सिखाए और स्टूडेंट्स ने उनके बात दोहराने की कोशिश की। उन लफंगों को एक सेल फोन मिला और उन्होंने टीचर से बदला लेने के लिए एक बेहतरीन प्लान के साथ पपिक्स को मैसेज भेजा। पपिक्स को जैसे ही एसएमएस मिला तो वो खुशी खुशी उनके प्लान में मदद करने के लिए मान गया। अगले ही दिन टीचर मिस्टर मर्फी और उनके स्टूडेंट्स को पता चला कि सारे के सारे नए लैपटॉप्स गायब थे। वे सब ये देखकर काफी चौंक गए। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सबूतों की तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखे। चोर की टोपी हुड से ढकी हुई थी और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और लैपटॉप्स लेकर वो भाग गया। इसमें यह देखा गया कि वो किस तरह से लैपटॉप्स को चुरा रहे थे और बेहद खास तरह के कपड़े पहने थे। उस वक्त पपिक्स स्कूल पहुंचा और पुलिस ने चोर की जैकेट को पहचान लिया। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया और पुलिस की गाड़ी में ले आए। पपिक्स सचमुच डरा हुआ था। वो जेल नहीं जाना चाहता था। प्लीज मिस्टर मर्फी बचाइए मुझे। टीचर को अपने स्टूडेंट पर दया आ गई। वो पुलिस कर्मी की ओर दौड़े और कबूल किया कि उसने ही लैपटॉप चुराए थे। हालांकि पुलिस को ये बात बिल्कुल यकीन नहीं आ रही थी। वे मामले को जल्दी बंद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़के को छोड़ दिया और उसकी जगह टीचर को गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से आखिरकार मिस्टर मर्फी का अंत
एक जेल में हुआ। अरे रे रे, देखो यहाँ कौन आया। टीचर ने अपने दुश्मनों को जवाब ना देने का फैसला किया। हालांकि वे लगातार उनका पीछा करते थे और लड़ाई भड़काने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हमेशा भागने में कामयाब हो जाते थे। अपनी कोठरी में मर्फी अपने कामों के बारे में सोच रहा था। उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि वो पॉपिक्स की जगह पर सजा काट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो लड़का एक दिन अच्छा इंसान बने। एक दिन सभी कैदियों को नहाने के लिए ले जाया गया। जब टीचर ने अपने सिर पर साबुन लगाया तो उनके दुश्मनों ने सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। जो लोग वहां थे वे बड़े मजे से बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें वहां पर झगड़े देखना काफी पसंद था। उन लफंगों ने दरवाजा बंद किया, अपने धारदार हथियार निकाले और अपने शिकार की ओर आगे बढ़े। शावर रूम से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। हर किसी को अपने टीचर की चिंता हो रही थी। वहाँ के बच्चों के बीच बुरा बन चुका था। बच्चे हर बात के लिए उसे दोषी मानते थे, क्योंकि मिस्टर मर्फी के जेल में बंद होने का कारण वो लड़का ही था और अब कोई भी उसे पढ़ाना नहीं चाहता था। कैदियों ने शावर के दरवाजे को लात मारकर गिरा दिया। टीचर ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। वे गैंगस्टर्स उससे डर रहे थे। वो इंसान एक तरह का वहाँ का लीडर बन गया। पुलिस वाले तुरंत अंदर दौड़ कर आए और कैदियों से पूछताछ करने लगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन सब के सब चुप थे। कोई भी टीचर पर छींटाकशी नहीं करना चाहता था। जेल के डॉक्टर ने देखा कि उन लफंगों में से एक अभी भी सांस ले रहा था। तब से सभी कैदी टीचर के पास आने लगे। उन सब ने टीचर को अपना लीडर मान लिया। वे उतने ही कूल और कोल्ड ब्लडेड बनना चाहते थे। दोस्तों, बस वही करो जो सही है। उसे एहसास हुआ कि वो वहाँ बहुत से लोगों की मदद करने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने मीटिंग्स रखना शुरू कर दिया। ये समझाने की कोशिश की कि ईमानदारी से जीना डाकुओं की तरह जीने से कहीं बेहतर है और यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। लोगों के समूह उनकी बातें सुनने लगे। उन्होंने मिलकर वॉकिंग यार्ड को बेहतर बनाना शुरू किया। अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखे। उन्होंने टॉयलेट फ्लश करना भी शुरू कर दिया और यहाँ तक कि कैंटीन में उनका खाना काटना भी बंद कर दिया। मर्फी ने कैदियों को पढ़ाने की कोशिश करने का सोचा और वो उन्हें पढ़ाने लगे। वहाँ शायद ही कोई था जो पढ़ लिख सकता था, इसलिए टीचर ने जेल गवर्नर जिंजर के साथ एक मीटिंग रखी। गार्ड गेस्ट को दूसरी मंजिल पर ले गए, जहाँ गवर्नर का ऑफिस था। बोलिए मिस्टर मर्फी, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं कैदियों के लिए शाम में एक पाठशाला शुरू करना चाहता हूँ। फिर इससे क्या फायदा होगा? उन्हें मैं पढ़ा लिखा कर अच्छा बना दूंगा और उनका बिहेवियर और भी बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है आपका, और इस काम के लिए आपको मेरी सजा कम करनी होगी। जिंजर ने अपने गार्ड्स को पुराने लाइब्रेरी की चाबियां टीचर को देने का आदेश दिया। टीचर जब लाइब्रेरी के अंदर पहुंचे तो लाइब्रेरी की हालत ठीक नहीं थी। जाहिर तौर पर उसे फिर से बनाने की जरूरत थी। उन्होंने मकड़ी का जाल हटाया, पुरानी मेजों और कुर्सियों की मरम्मत की, दीवारों को रंग दिया और पुरानी किताबों को चिपका दिया। पहले लेसन में बहुत सारे लोग शामिल हुए, क्योंकि हर कोई पढ़ लिख कर शिक्षित बनना चाहता था। का खा गा घड़ा। कैदियों ने मारपीट करना छोड़ दिया और सब ने एक दूसरे से उलझना भी बंद कर दिया। सभी का बर्ताव आपस में बहुत अच्छा हो गया और सब एक दूसरे की बड़ाई करने लगे। क्या बात है सर, आप तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। शुक्रिया सर जी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। गैम्ब्रिनस को सच में ये सारी चीजें देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने वहां पर झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन टीचर और उनके चेलों ने वहां पर झगड़ा ना होने दिया और माहौल को शांत कर दिया। आखिरकार किसी बूढ़े इंसान ने उन बेचारा बच्चों के लिए नया टीचर बनने का फैसला किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने तुरंत उस बहादुर टीचर को उसकी नई क्लास में पहुंचाया और राहत की सांस ली। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शोइगु है और मैं एक पूर्व सैनिक रह चुका हूँ। पहले तो बच्चों ने सोचा कि उनका नया टीचर सिर्फ एक हारा हुआ इंसान था। किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे बस बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन शोइगु ने तुरंत सबसे बदमाश लड़के से निपटा और सभी को एहसास हुआ कि अपने नए गुरु के साथ खिलवाड़ ना करना ही बेहतर है, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। वो अपने क्लासेस के दौरान लगातार वियतनाम युद्ध के बारे में बात करते थे और बताते थे कि कैसे उनका दस्ता जंगल में खो गया था। उनके साथी जाल में फंसकर या बीमारी से मर गए थे या गुरिल्लाओं के तीरों से मारे गए। जिंदा बचने वाले वो ही एकमात्र इंसान थे। वो आदमी घने जंगल में तब तक भागता रहा जब तक कि वो जहरीली कीलों वाले गड्ढे में नहीं गिर गया। फिर आप कैसे बच गए?
मैंने इसी चाकू से अपना पैर काट लिया था। स्कूली बच्चे उस निर्दयी बूढ़े आदमी से बहुत परेशान थे, इसलिए वे सोचने लगे कि अपने प्रिय टीचर मिस्टर मर्फी को कैसे वापस लाया जाए। पपिक ने जेल ब्रेक के प्लान बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो जेल में घुसपैठ करना चाहता था। इसके लिए उसे कुछ बंदूकें और एक धारदार रेती की जरूरत थी। सभी ने इस आइडिया का समर्थन किया। अलीना ने उनकी बातचीत सुन ली, वो भी उनकी मदद करना चाहती थी। समझदारों के काम से दूर रहो, मैं बंदूकों का इंतजाम कर सकती हूँ। उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अलीना ने उन्हें बताया कि उसके पिता एक पूर्व इनामी हत्यारे थे और उनके तहखाने में हथियारों का भरमार पड़ा है, जहाँ से हमारे लिए इंतजाम हो सकता है। बच्चे उसके घर गए। अलीना के पिता घर पर नहीं थे, इसलिए वे लोग चुपचाप तहखाने में चले गए। और जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दीवारों पर हथियार और गोला बारूद लटके हुए थे। पपिक ने एक पॉकेट पिस्तौल चुनी, क्योंकि इसे आसानी से छिपाया जा सकता था। फिर उसने रेती को अपने बैग में रखा और स्कूल की तरफ चले गए। क्लास के दौरान शोइगु ने फिर से युद्ध के बारे में बताना शुरू किया। पपिक ने हाथ उठाया। क्या हुआ मेरे बच्चे? आप हमें जेल की सैर पर क्यों नहीं ले जाते? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, लेकिन बच्चों को पता तो होना चाहिए ना कि जेलें बुरी होती हैं। तभी तो वे लोग भी मिलिट्री मैन बनना चाहेंगे, बिल्कुल ही आपकी तरह, ना कि कोई बदमाश बनेंगे। क्लास के बाकी सभी बच्चों ने भी पपी की सलाह में हाँ मिलाई, इसलिए शोइगु को भी इसे मानना ही पड़ा। अगले ही दिन वे स्कूल बस से जेल की ओर जा रहे थे और थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। जेल गवर्नर जिंजर ने उनसे मौके पर मुलाकात की। वे बच्चों को गश्ती ड्यूटी ऑफिस के माध्यम से ले गए, उन्हें क्रॉसिंग पॉइंट को दिखाया, हथियार लॉकर, विजिटिंग रूम दिखाया, उन्हें वॉकिंग यार्ड में ले गए और फिर सजा सेल में जाकर दिखाया कि सजा काट रहे बंदियों को कैसे रखा जाता है। वे सब देखकर काफी आश्चर्यचकित थे। जब वे स्पोर्ट्स हॉल का दौरा कर रहे थे तो अपने प्लान के मुताबिक पपिक लॉकर के पीछे छिप गया और अपने कपड़े बदले, अपनी जरूरत की सभी चीजें ली और वहाँ के लोगों में घुल मिल गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो लापता हो गया। जब विजिटिंग खत्म हुई तो बच्चे बस में चढ़े और चूंकि पपिक गायब था तो उसकी जगह पर पपिक जैसे पोशाक वाले एक गुड़िया को बिठा दिया। गार्ड ने उन सभी की गिनती की, सभी बच्चे वहां थे और इसी के साथ बस चल पड़ी। इसी बीच पपिक ने टीचर की खोज शुरू कर दी। वो इतना परेशान था कि जेल वाले गार्ड्स उसे पहचान लेंगे, इसलिए उसे उनसे छिपना पड़ा। थोड़ी थोड़ी देर में एक कोने से दूसरे कोने तक छिप छिप कर जाना पड़ा। कैदियों में से एक ने उसे बुलाया और पपिक डर कर वहां से भागने लगा। भागते भागते वो कैंटीन तक पहुंचा और पहली खाली मेज पर बैठ गया। वो काफी चौंक रहा था। वहां खाना बहुत अच्छा था। लड़का खुश हो गया कि यार आखिरकार इतना स्वादिष्ट खाना कैदियों को कैसे मिलता है। अरे तुम हो कौन? मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ। ये टेबल सिर्फ मेरे लिए लगाई गई है। चीच और मूसा ने मछली पकड़ना खत्म किया। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, फिर अपने अपने घर वापस चले गए। चीच ने जो भी पकड़ा वो उसे अपनी वाइफ को दे दिया और उसकी बीवी रात का खाना बनाने चली गई, जबकि वो पुराना हत्यारा कोरडाश को उसकी जगह पर रखने के लिए तहखाने में चला गया। वो जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि दीवार पर से एक बंदूक गायब है। अच्छी बात यह है कि उसने अपनी सभी बंदूकों में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था। उसने तुरंत अपने हथियार की जगह का पता लगा लिया। ये गुलक जेल में था। अलीना कहाँ है? वो जेल दौरे पर गई है। पपिक को यूटिलिटी ब्लॉक में खींच लिया गया। वो बदमाश आमतौर पर वहां अपने पीड़ितों से निपटते थे। गैम्ब्रिनस ने उस लड़के की तलाशी लेने का आदेश दिया। उन्होंने उसका सेल फोन, एक हैकसॉ और बंदूक छीन ली। उस लीडर ने बंदूक को उठाया। उसने जैसे ही बंदूक को देखा तो उस पर एक खतरनाक नाम लिखा था, चीच। लेकिन ये तो रॉबक्स का सबसे बड़ा हत्यारा है। पपिक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। भाई, मुझे इसके लिए माफ करना। गैम्ब्रिनस ने पपिक को अपना दाहिना हाथ बनाने की पेशकश की। वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा और उसने उससे हाथ मिला लिया। मूसा तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए आया। चीच ने अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन रीचेबल नहीं था। मूसा ने सब कुछ मौके पर ही निपटाने की पेशकश की, इसलिए वे अपनी जरूरत की हर चीजें ले गए। बिना वक्त जाया किए कार के अंदर गए और एलिना की तलाश में निकल पड़े जेल की ओर। मर्फी की लाइब्रेरी में दो माइनक्राफ्टर्स पहुंचे। उन्हें देख
वो तुरंत जवाबी लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन माइनक्राफ्टर्स ने उसे बताया कि वे भी पढ़ाई करना चाहते हैं। टीचर खुशी से मान गए। वे कोठरी के पीछे कोने में बैठ गए ताकि गैम्ब्रिनस को पता न चले कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। काला ट्रक सीधे राजमार्ग से जेल की ओर चला गया, अपनी तेज गति को बरकरार रखकर। इसके अंदर बंदी थे। अलीना डर के मारे कांप रही थी। हाल की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वे शांति से उसके घर की ओर जा रहे थे। तभी डाकुओं ने दूर से उनकी बस को देखा। बस आगे चलती जा रही थी और थोड़ी ही देर में सेल टावर में एक जोरदार धमाका हुआ और वो बड़ा सा कंस्ट्रक्शन ठीक सड़क पर गिर गया। ड्राइवर के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था और वो जाकर सीधा सेल टावर से टकरा गई और बस में आग लग गई। अपराधी जलती हुई बस के पास पहुंचे और कई लोगों को उसमें से खींच लिया और इस तरह वे लोग कैद में पहुंच गए। गैम्ब्रिनस पपिक को शेख ही बघार रहा था कि उसके पास बाहर बहुत सारे रॉबक्स हैं। इस मैप का क्या करना है? इसमें मेरे खजाने का रास्ता है। टीवी पर एक अच्छी खबर चल रही थी। बच्चों की सामाजिक सहायता कोष ने इलाज के लिए ढेर सारा पैसा जुटाया और ये शहर के लिए काफी खुशी की बात थी। उतने सारे पैसे उस ट्रेन में रखना बहुत मुश्किल था और उन्हें सुबह में अफ्रीका के लिए रवाना होना था। मोल ने गैम्ब्रिनस को कॉल किया। अपने पूरे टीम को बता दो, हमें इस ट्रेन को हर हाल में लूटना है। जी जरूर बॉस। ट्रेन इत्मीनान से अफ्रीका की ओर बढ़ रही थी। उन बेशर्म गुंडों ने जंगल में कहीं जाल बिछा दिया और पटरी को पेड़ से जाम कर दिया। इस वजह से हादसे से बचने के लिए ट्रेन को रोकना पड़ा और जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकी तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और ट्रेन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ड्राइवर को एक गड्ढे में फेंक दिया, रास्ता साफ किया और निकल पड़े सारे पैसे लेकर। उस ट्रेन को एक बंद किए गए रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दिया गया। जब वे आखिरी छोर पर पहुंचे तो वहां पर एक कंस्ट्रक्शन गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने रॉबक्स को एक ट्रक में लोड करने के लिए बैक हो का उपयोग किया। गैम्ब्रिनस ने खुद गाड़ी चलाने की जिम्मेवारी ले रखी थी। उसने अपने गैंग को इस सीक्रेट जगह पर उसका इंतजार करने का आदेश दिया, जबकि वो सारा पैसा ले गया और एक अनजान दिशा में गायब हो गया। वो काफी दूर चला गया, यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो आखिर कितनी दूर और कहाँ आ चुका है। वहाँ उसे एक अच्छी सी गुफा मिली। उसने कार खड़ी की और एग्जिट के पास एक डायनामाइट बिछा दिया। विस्फोट के बाद वो जगह चट्टानों से भर गई। गैम्ब्रिनस ने कागज का एक टुकड़ा और एक पेंसिल निकाला और तारे की स्थिति का उपयोग करके एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। जब काम पूरा हो गया तो उसने अपने दल को खोजने के लिए कंपास का उपयोग किया और अपने टीम के पास पहुंचकर उसने अपने बॉस मोल को कॉल किया और उसे इन्फॉर्म किया कि उसने सब कुछ कर लिया है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम को अंजाम दिया। गैम्ब्रिनस के गैंग ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। टीवी पर ट्रेन डकैती की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही थी। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रेन ड्राइवर ने कहा कि हमलावरों के चेहरे नहीं देख सका। गैम्ब्रिनस काफी खुश था। ये सब बहुत आराम से हो गया। उसने रिची को लोगों के लिए कुछ ब्लॉक्सी कोला और चिप्स खरीदने के लिए ढेर सारा रॉबक्स दिया। रिची नजदीकी गैस स्टेशन पर गया, अपनी जरूरत की हर चीजें ली और रजिस्टर पर पेमेंट करना चाहा। जैसे ही उसने कैशियर को पैसे दिए, कैशियर ने बैंक नोटों की जांच करने का फैसला किया और उस अल्ट्रा वायलेट लाइट में यह दिखाया गया कि पैसा चोरी का है। उसने चुपके से इमरजेंसी बटन दबा दिया और पुलिस को इस गड़बड़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। इतनी देर क्यों लग रही है? शायद रजिस्टर टूट गया है। रिची को गड़बड़ की भनक लग गई थी और वो बाहर निकलने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन पुलिस वाले ठीक वक्त पर वहां पहुंच गए। गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुमने ये लूट कहां से ली है? हाँ, रिची ने उन्हें सब कुछ बता दिया और स्वैट इकाई ने डाकुओं के ठिकाने पर छापा मारा। गैम्ब्रिनस ने यह कबूल नहीं किया कि उसने डकैती कहां छिपाई थी और उसके पूरे दस्ते को उम्र कैद की सजा मिल गई। इतना तो क्लियर था कि मोल उस पैसे को हासिल करना चाहेगा। उसने गैम्ब्रिनस से कांटेक्ट किया और उसे जेल से बाहर निकालने का वादा किया और आगे आपको तो पता ही होगा। पपिक अभी भी उस भयानक घटना से उभर रहा था। ठीक उसी वक्त उन्होंने उन गद्दारों को गैम्ब्रिनस के पास ले आए। ये लोग टीचर से मिलने गए थे। चीच, गद्दारों को मार डालो। पपिक ने बंदूक निकाली लेकिन ट्रिगर नहीं खींच सका। वो डर रहा था। गैम्ब्रिनस को घबराहट महसूस हुई और पपिक ने इस पर ध्यान दिया, इसलिए उसे गोली चलानी पड़ी। चीच और मूसा जेल से बहुत दूर नहीं थे। लैपटॉप पर एक मैसेज आया कि किसी ने बंदूक से गोली चलाई।
और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी जरूरी थी। चीच ने थर्मल इमेजर के साथ एक ड्रोन लॉन्च किया, जेल के करीब उड़ान भरी और उन्होंने स्क्रीन पर कुछ इमेजेस देखे। क्या ये सेलेना है? गैम्ब्रिनस काफी खुश हुआ और पपिक ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। बॉस ने उसे टीचर से भी निपटने का आदेश दिया। चीच और मूसा ने देखा कि कैसे बंदूक के साथ कोई बंदा नजदीक के फैसिलिटी में जा रहा है। टीचर ने पपिक को जब देखा तो वो बिल्कुल ही चौंक गए। बच्चे ने उसे सारी सच्चाई बता दी। अब मेरा काम आपको मारना है। टीचर ने बंदूक पकड़ लिया और वे गैम्ब्रिनस से निपटने के लिए एक साथ चले गए। आखिर वहां चल क्या रहा है? मिस्टर मर्फी ने गैम्ब्रिनस को बंदूक वापस दे दी। मेरे स्टूडेंट से दूर हो जाओ। अच्छा, क्या कहा? गैम्ब्रिनस उन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन चीच ने बंदूक से सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। सभी गैंगस्टरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। टावर के गार्डों ने विस्फोट सुना, लेकिन उनके पास अलार्म बजाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। चीच और मूसा ने उन पर शामक डार्ट से गोली चलानी शुरू कर दी। जब सब कुछ साफ हो गया तो चीच अपने पैराग्लाइडर से गोदाम के करीब उड़कर आया और उसके अंदर घुस गया। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसे अपनी बेटी की जगह पर उसकी क्लासमेट पापिक मिल गई। मेरी बेटी कहाँ है? ठीक उसी वक्त एक काला ट्रक जेल की ओर आया। बदमाशों ने बंदियों को कार से बाहर निकाला और गैम्ब्रिनस को रिहा करने की मांग की। जेल गवर्नर ने खास फोर्स से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी जेलों पर ताला लगा हुआ था क्योंकि सेल टावर ही नहीं बचा था। इसलिए उन्हें डाकुओं के साथ चर्चा में शामिल होना पड़ा। चिगार ने अलीना पर बंदूक रख दी। ये मर जाएगी। मूसा ने चीच को इन्फॉर्म किया कि उसकी बेटी दुश्मन के हाथों में है और सामने जालियां होने के कारण वो निशाना ठीक से नहीं लगा पा रहा है। पपिक ने उन्हें बताया कि ये ठग गैम्ब्रिनस के लिए आए थे और उन्हें चुराए गए रॉबक्स की जरूरत थी, जिसे उसने छिपा रखा था। चीच को तुरंत एहसास हुआ कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी भेष बदलने वाली किट निकाली, टीचर के सिर पर अडेप्टिव प्लाज्मा लगाया जिससे उसकी भेष बदल सके। डेटाबेस में गैम्ब्रिनस की स्पेशलिटी को पाया और प्लाज्मा को उनके सिर पर अडेप्ट कर लिया। पपिक ने चीच की मदद की। उसने गैम्ब्रिनस के नाम वाला नेम टैग चुना और उसे टीचर के सीने से चिपका दिया। जिंजर ने दरवाजा खटखटाया। गैम्ब्रिनस, बाहर आओ, तुम्हारा आदमी तुम्हें लेने आया है। टीचर वहां जाग गए। चीच ने उनके सामने एक आईना रखा हुआ था और उसने समझाया कि पपिक और आपको उन बंधकों को बचाने के लिए उनके गैंग में घुसपैठ करनी होगी। ये रहा नक्शा, हम आप पर नजर रखेंगे। टीचर बदमाशों के पास गए और सभी बंधकों को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन चिगार इसके खिलाफ था। पुलिस पीछा करने का भी इंतजाम कर सकती है। और ये बच्चा कौन है? यही तो मेरा मसाज करता है। अपराधी अपने अड्डे पर लौट आए। एक एक करके बाहर आ जाओ। उन्होंने बंदियों को लाइन में खड़ा कर दिया। गैम्ब्रिनस, मेरे साथ चलो। चिगर टीचर को अपने बॉस के ऑफिस में ले गया और फिर वे सभी प्लान पर चर्चा करने लगे। सुनो, तुम्हें रॉबक्स को लेने के लिए तुरंत ही निकलना पड़ेगा। जी बॉस, जरूर। चिगर तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, भागने की सोचना भी मत। उन्होंने टीचर को बम के जैकेट में बंद कर दिया। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। एक गैंगस्टर ऑफिस में आया और उसने अपने बॉस से पूछा कि आखिर उन बंदियों का अब क्या किया जाए। उन्हें खत्म कर डालो। टीचर ने रॉबक्स इकट्ठा करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो सीक्रेट भंडार को खोदने के लिए उसे उनकी जरूरत हो सकती है। मोल को फिर से पीठ में दर्द हुआ। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और सभी को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और फिर दर्द से रोने लगा। जब गैंगस्टर मिशन के लिए तैयार हो रहे थे, पपिक और मिस्टर मर्फी ने विस्फोटक को डीएक्टिवेट करने का एक तरीका ढूंढ लिया। मिस्टर मोल, मेरा मसाज करने वाला बंदा आपके पीठ को ठीक कर सकता है। पपिक ने उसकी दर्द हो रही पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया और बॉस को बेहतर महसूस हुआ। ठीक है, वो रह सकता है। सब कुछ तैयार था और दल खुली सड़क पर निकल पड़ा। अच्छी बात यह है कि टीचर ने पहले से ही सब कुछ जान लिया था। अब वे जानते थे कि उन्हें कहां जाना है और उसने शांति से रास्ता बताया। ये बहुत लंबा सफर था। वे अलग अलग शहरों और छोटे छोटे गांवों से होते हुए, अंतहीन खेतों और पहाड़ों से होते हुए गहरे जंगल तक पहुंचे। जैसे ही वे घने जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़कें पेड़ों से जाम हो रखी है।
इसलिए उन्हें वहां से पैदल ही जाना पड़ा। अंधेरा हो रहा था और उन्होंने बेस कैंप खड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने सब बंदियों को एक तंबू में रखा और उसके सामने एक पहरेदार को बिठा दिया। जिगर लगातार टीचर से पूछता जा रहा था कि उन्हें अभी भी कितनी दूर जाने की जरूरत है। टीचर ने उसे मैप पर एक बिंदु दिखाया और कहा कि वे कल तक अपनी जगह पर आ जाएंगे। गैंगस्टरों ने गर्मा गर्म सॉसेज तलकर खाने के लिए वहां पर आग लगा दी और तलने लगे। रेडियो से मोल की आवाज आई, क्या हालचाल चल रहा है अभी? सब ठीक है बॉस, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। इस लंबी यात्रा के बाद सभी लोग बहुत थक गए थे और सभी को सोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। खाना खाने के तुरंत बाद कैंप में पूरी तरह से शांति थी और सिर्फ बंदी ही थे जो सोए नहीं थे। जैसे उन्होंने गार्ड्स को खर्राटे लेते हुए सुना, शोइगु अपनी बैसाखी के साथ खड़ा हो गया। एक चाकू निकला, फिर उस बूढ़े ने अपने हाथों की रस्सी काटी और फिर बाकियों को रिहा कर दिया। फिर उसने सावधानी से तंबू को भी काट दिया ताकि बाकी लोग बाहर निकल सकें और फिर जंगल में कहीं छुप सकें। वे पहाड़ियों की ओर भागे, जितना पॉसिबल हो सके इन गैंगस्टरों से दूर। धारा पार करने के बाद वे थोड़ा आराम करने के लिए रुके। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जंगल में कैसे जिंदा रहना है। वियतनाम युद्ध के अनुभवी ने उन युवाओं को दिखाया कि वे अपने दुश्मनों के लिए अदृश्य होने के लिए सिचुएशन के हिसाब से खुद को कैसे छिपा सकते हैं। उन्होंने धनुष और तीर बनाए, अपने भालों को तेज किया, जगहों को लॉक करने के लिए जरूरी लकड़ियां खोजी और फाइनली उन्होंने वियतनाम जाल बनाए। ये जाल जंगल के कई अलग अलग जगहों पर बनाए गए। अपराधियों को फंसाने के लिए उन्होंने अपने पैरों के निशान भी छोड़े और घात लगाकर बैठे रहे। गार्डमैन सबसे पहले जाग गया। वो बंदियों को देखने के लिए जब तंबू के पास गया तो उसने देखा कि अंदर कोई है ही नहीं। लोगों ने शोर मचा दिया। जिगर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस बेकार काम करने वाले को मार डाला और बाकी के गैंगस्टरों को भगोड़ों की तलाश में जंगल में जाना पड़ा। उन्हें कुछ पेड़ों के बीच अलग अलग दिशाओं में जाने वाले पैरों के निशान मिले और उन्होंने अलग होने का फैसला किया। बबरक पेड़ों के पीछे से भागा और डाकुओं को छेड़ने लगा। गुस्साए हुए लोग उसके पीछे दौड़े लेकिन तुरंत जाल में फंस गए। जिगर ने उनकी दर्द भरी चीखें सुनी और तुरंत ही उसी दिशा की ओर भागा, लेकिन एक पंच गड्ढे में गिर गया। सभी अपराधी काफी डरे हुए थे। वो इधर उधर काफी सावधानी से देखते हुए जा रहे थे। उनमें से एक ने गलती से एक फैली हुई रस्सी को छू लिया और एक बड़े से स्पाइक ब्लॉक टारगेट से टकरा गए। टीचर सावधानी से रास्ते पर चल रहे थे। तभी अचानक सभी दिशाओं से तीर उन पर पड़ने लगी। वो वापस कैंप की ओर भागे लेकिन सीधे जाल में फंस गए। बचाओ मुझे! वहां पर हथियार से लैस लोग झाड़ियों से बाहर निकले और उसे खत्म करना चाहते थे। तभी अचानक टीचर ने गैम्ब्रिनस का मुखौटा उतार दिया। प्लीज नहीं, ये मैं हूँ, मिस्टर मर्फी। सभी लोग काफी खुश हो गए। वे अपने प्रिय टीचर को पेड़ से नीचे ले आए और उनसे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंचे। तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंज उठी और बेचारा मताश जमीन पर गिर पड़ा। ये घायल जिगर था। टीचर ने तुरंत रिएक्ट किया और अलीना को कवर कर लिया, लेकिन दूसरी गोली उसे लग गई। शोइगु ने अपना आखिरी जाल एक्टिवेट कर दिया और इसके तुरंत बाद स्पाइक्स जिगर के ऊपर गिरा और जिगर जमीन पर। ओवर। बाबरक ने वॉकी टॉकी पकड़ ली और जिगर की आवाज बनाकर ये कहा कि सब कुछ ठीक है। टीचर अभी भी जिंदा थे, इसलिए लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाकर उनके इलाज के लिए कैंप में ले आए। शोइगु ने अपने चाकू को धिपाकर टीचर के घाव पर लगाना शुरू कर दिया ताकि बहते हुए खून को रोका जा सके। बेचारे टीचर बहुत दर्द में थे, लेकिन उन्होंने काफी साहस से उनके मिशन को पूरा करने की पेशकश की। उन्होंने अपनी जरूरत की हर चीजें ले ली और आगे बढ़ गए। अरे छोटू, मुझे दर्द हो रहा है, मालिश कर दो। पपिक ने उस आदमी के दर्द हो रहे पीठ की अच्छी तरह से मालिश करना शुरू कर दिया। उसे आराम मिला और वो सो गए। बच्चे ने उस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वो चुपचाप बॉस के पीठ से उतर गया और रिमोट पकड़ लिया। इस बीच सभी लोग उस गुफा के पास पहुंच गए। सबने मिलकर उस रुकावट को दूर करने में कामयाब रहे और रॉबक्स वाला ट्रक वहां मिल गया। हमें इन पैसों को अफ्रीका पहुंचाना पड़ेगा। जिगर, तुम्हें वहां क्या मिला? टीचर ने वॉकी टॉकी पकड़ ली और मोल से कहा कि उसे ये पैसा नहीं मिलेगा। मोल को एहसास हुआ कि उसने उसे मात दे दी है और उसके साथ धोखा हुआ है। उसने रिमोट उठाया और टीचर को बम से उड़ाने की धमकी दी। मैं सच्चाई के लिए मरने को भी तैयार हूँ।
हर कोई बचने की जगहों पर छुप गया। मोल ने टीचर को उड़ाने की कोशिश की। उसने जोर जोर से बटन दबाए, लेकिन एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने रिमोट फर्श पर फेंका और देखा कि अंदर पानी था। उन्हें याद आया कि केवल मालिश करने वाला ही उनके ऑफिस में था। वो बाहर आंगन में भागे और अपने सैनिकों को छोटे आदमी को वापस लाने के लिए कहा, क्योंकि उसके प्लान पर उसी ने पानी फेरा था। वे डाकू पपी की ओर भागे, लेकिन वो अपनी जगह पर था ही नहीं। इससे उन्हें लगा कि वो खिड़की से भाग गया है। मिस्टर मर्फी वहीं खड़े रहे और हिले नहीं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि पपी बम को डीएक्टिवेट करने में कामयाब रहा और सब काफी खुश हो गए। पूरा दस्ता ट्रक में कूद पड़ा और अफ्रीका की ओर चल पड़ा। मोल को गुस्सा आ गया। उन्होंने हेलीकॉप्टर को तुरंत तैयार करने के लिए कहा। वो उनसे खुद ही जाकर के निपटना चाहते थे, इसलिए वो अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकुओं को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले गए और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। कूड़े कचरे से भरा एक ट्रक एक गरीब अफ्रीकी अस्पताल तक गया। अलीना, हम सब आ गए हैं। शोइगू ने रॉबक से भरे ट्रक को सीधे जमीन पर खाली कर दिया। खुश दिख रहे बच्चे अस्पताल की खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। ये अजूबा देखने के लिए डॉक्टर भी बाहर आ गए, लेकिन उनकी थोड़ी ही देर की खुशी हेलीकॉप्टर की शोर से डिस्टर्ब हो गई। ये मोल था। हेलीकॉप्टर के उतरते ही सभी बदमाश अस्पताल की ओर आगे बढ़ने लगे। मोल ने सबसे ये कह दिया कि ये सारे पैसे उसके हैं। टीचर ने उनसे निपटने का सोचा और तेजी से उनके पास गए, लेकिन बंदूक की मार से वो तुरंत बेहोश हो गए। बच्चे डर के मारे रोने लगे। डॉक्टर डर के मारे तितर बितर हो गए। मोल बच्चों से निपटना चाहता था, लेकिन एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट सीधे उसके माथे पर लगा और वो वहीं पर गिर गए। चीच और मूसा ने सभी डाकुओं को सुला दिया। ये पता चला कि पपिक मोल के अड्डे से नहीं भागा था। वो अपनी चालाकी दिखाते हुए अपने ही ऑफिस में छिप गया था और छिपकर मोल की सारी बातें सुनी। और जैसे उस गैंगस्टर ने अफ्रीका के लिए उड़ान भरी, इस बच्चे ने चीच से संपर्क किया और उसे सारी जानकारी बता दी। इस तरह से उनके पास अस्पताल की छत पर घात लगाने का समय था और सब कुछ वैसा ही हुआ। पुलिस ऑफिसर्स घटना स्थल पर पहुंचे। सभी बेहोश हो रखे डाकुओं को उनके ट्रक में लाद दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि टीचर की हालत गंभीर है। उन्होंने उसे नजदीकी एम्बुलेंस में डाला और FBI के खास अस्पताल में ले आए ताकि उनका इलाज बेहतरीन तरीके से हो सके। आज मिस्टर मर्फी को मरे हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, इसलिए तुम सब उनके कब्र पर जाओ। उस दिन शोइगू ने अपने बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया ताकि वे कब्रिस्तान जा सके। मिस्टर मर्फी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। कब्रिस्तान के पास ही एक रंगीन मिनीवैन खड़ी थी। टीचर अपने स्टूडेंट्स को गौर से देख रहे थे। खैर, उन्हें मेरी याद आती है। मिस्टर मर्फी, यह आपका नया मिशन है।